आगे बढ़ते हैं और हम थर्मैक्स की बात करते हैं। मिस्टर भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष भंडारी साहब। आशीष, मैं आपको ये बता दूं कि आज आपकी कमेंट्री, आपके रिजल्ट जैसे कल शाम को आए, आपका स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा है और एक अप साइकिल में, तो आपकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, मार्केट के लिए। जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में ये बात लिखी है, मैं कल शाम को पढ़ रहा था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, कि कई सेक्टर्स से, केमिकल, पेपर, स्टील वगैरह से डिमांड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर इस पॉइंट को थोड़ा आप और स्क्रैच कर सके हमारे लिए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये साइकिल जो है, जो अब शुरू हो रहा है कुछ लोगों के मुताबिक, या आप भी बताएं, वो कितना ड्यूरेबल है। पहली बात, नमस्ते आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ये जो देखिए, हम थर्मैक्स के नंबर्स ही अगर देख लें पिछले 4 क्वार्टर्स में, करीब 4 क्वार्टर पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड से रिकवरी हो गई है, ये रिकवरी कब तक होल्ड करेगी, पर उसके बाद जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स गए हैं वो डिमांड पर्सपेक्टिव से कोविड से काफी आगे के नंबर्स हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के सिम्टम्स हैं ये सारे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वार्टर में भी जो थर्मैक्स के नंबर्स हैं वो कब तक लास्ट करेंगे हम कह नहीं सकते, पर आप देखेंगे जैसा आपने बताया कि थर्मैक्स के 140 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि हम मैक्रो एंड मेजर इंडस्ट्रीज नहीं मानते हैं, जैसे कि आपने बताया पल्प एंड पेपर, फूड, फार्मा, छोटे केमिकल्स प्लांट, टायर प्लांट्स, बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज। और इन बिजनेसेस में जो कि Q1 टिपिकली हमारा थोड़ा सा वीकर क्वार्टर होता है, उस क्वार्टर में भी हमारे अभी तक के सबसे अच्छे नंबर्स उस सेक्टर से आए हैं। एंड बड़े ऑर्डर से ज्यादा वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है। और जब मैं इन डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ, मतलब रीजन्स में ट्रैवल करके और उनसे फीडबैक लेता हूँ, वो अभी तो कह रहे हैं कि हमें पाइपलाइन में कोई कमी दिख नहीं रही है। 2 बातें हो सकती है, एक तो भारत ओवरऑल बेहतर कर रहा है काफी दूसरे 2 देशों से अभी, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ अभी भी चल रही है। दूसरी बात ये भी है कि जो एनर्जी सेक्टर है उसमें शिफ्ट है, बहुत सारी जगह बायोमास, मल्टी एनर्जी, वेस्ट टू फ्यूल, पानी को कैसे बचाया जाए, ऐसे काफी सॉल्यूशंस की डिमांड है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा एक सेकेंड ड्राइवर है। तो अभी दोनों इंजन्स उस मामले में फायर कर रहे हैं। सवाल को ऑलमोस्ट टच अपॉन किया, मैंने कहीं पढ़ा था, और इनफैक्ट मुझे आप पे कुछ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स भी फीडबैक दे रहे हैं कि आपके एक्चुअली ऑर्डर बुक को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक फ्यूचर ऑर्डर बुक या ऑर्डर पाइपलाइन की विजिबिलिटी, और एक आपकी लेगेसी ऑर्डर बुक। कहा यह जा रहा है कि जो आपकी फ्यूचर पाइपलाइन की जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, उसमें रिन्यूएबल्स और ESG रिलेटेड ऑर्डर्स की मात्रा बहुत बढ़ती चली जा रही है। और यहां पे ऑफ कोर्स आपकी जैसी कंपनी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, मार्जिन भी बेहतर होते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी रिलेटिव वर्ड है, पर हमारा पूरा फोकस उसमें है और हमें उसमें वहां पे बहुत नए एप्लीकेशंस और बहुत इंटरेस्टिंग नई चीजें भी करने को मिल रही हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं बताऊंगा, जो कि है बायो CNG में, कि आप भारत में जो बहुत बायो वेस्ट बनता है एग्रीकल्चर से, सबसे बड़ा तो जो पराली ग्रास है जिससे पोल्यूशन वगैरह होता है नॉर्थ में, उनको हम बायो डाइजेस्टर से करके CNG में कैसे कन्वर्ट करें ताकि उसमें से अच्छी वैल्यू मिल सके और फार्मर्स को जलाना भी नहीं पड़े। तो ये एप्लीकेशन जैसे आप देखेंगे, अभी हम इंडिया में 4 प्लांट सेट कर रहे हैं। ये 4 प्लांट्स अगर अच्छे चले तो इसके और बहुत और प्लांट्स भी बन सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है जिससे कि हम वेस्ट हीट को लेके, उससे हम लो ग्रेड वेस्ट हीट को लेके चिलर्स बनाते हैं। ये एप्लीकेशन चिलर्स के बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फूड एंड बेवरेज में आप
फ्राइंग कर रहे हैं, तो उसका फ्राइंग की जो हीट आती है वो आप लेके उस हीट से आप कैसे क्या क्या यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो कि सब इस नए एनर्जी स्पेस में है, और इनमें काफी थर्मैक्स भी सीख रहा है, काफी हम प्रोडक्ट्स भी रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है ओवरऑल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भंडारी जी। बिल्कुल जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड फर्म्स हैं वो अगर अपने ऑर्डर बुक और अपने पाइपलाइन की अगर बात करते हैं कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं या पब्लिक सेक्टर से ज्यादा हो रहे हैं, जाहिर तौर पर इकोनॉमी की ग्रोथ को भी एक पिक्चर ड्रॉ करता है। अगर आप थोड़ा सा हमें आइडिया दे पाएं कि इस वक्त आपकी जो इंक्वायरी पाइपलाइन है वो कौन से स्पेसेस से ज्यादा है, मेटल, सीमेंट, रिफाइनरी सेक्टर, किस तरह की पाइपलाइन लुक रही है? इंक्रीज कैपेक्स तो हर सेक्टर अब अनाउंस कर रहा है। बिल्कुल। सो आई थिंक अभी हम हर जगह स्ट्रेंथ देख रहे हैं। अभी अगर एक सेक्टर जो जहां पे सबसे ज्यादा इंक्वायरीज हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल में है, पर उसका ये भी रीजन है कि काफी टाइम से ये प्रोजेक्ट्स थोड़े से रुके हुए थे जब वो कोविड का टाइम फ्रेम चल रहा था, और इन प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सी कॉस्टिंग वगैरह में भी ऊपर नीचे हुआ, वो स्टील प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, काफी गवर्नमेंट के बजट्स वगैरह थोड़े ऑफ हो गए, फिर वो स्टील प्राइसेस वापस नीचे आ गए। तो ओवरऑल इस सेक्टर में अभी बहुत इंक्वायरीज है, डिसीजंस जितने प्रोजेक्ट्स हैं उतने हुए नहीं है। मीनवाइल जो बाकी सेक्टर्स हैं वहां पे डिसीजंस कंटिन्यूड है। दो सेक्टर्स जिसमें कि हल्का सा स्लो डाउन है, सीमेंट में स्लो डाउन आएगा इस साल, क्योंकि जो काफी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स थे वो पिछले साल खत्म हो गए, वो अब काफी एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं, और जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे अनाउंस हुए हैं काफी स्टील प्लांट्स, काफी सीमेंट प्लांट्स ने, सीमेंट कंपनीज ने जो किए हैं, उनको ऑर्डर्स में बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे, पर एक्टिविटी बहुत है। ऑर्डर्स इस साल नहीं, मेरे ख्याल से एंड ऑफ दिस ईयर या बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आएंगे। स्टील में भी थोड़ा सा ऐसे होगा, काफी स्टील प्लांट्स और स्टील कंपनीज नए जो कैपिटल एक्सपेंशंस कर रही हैं, वो अभी डिजाइन कर रही हैं वो एक्सपेंशंस, उनको ऑर्डर्स में बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर इसके अलावा ओवरऑल काफी सेक्टर्स से इंक्वायरीज हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ इंक्वायरीज वी आर हैप्पी विद। ये जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो कब इंडिया को इफेक्ट करेगा कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से Q3 Q4 में हो सकता है थोड़ा स्लोडाउन आएगा, Q2 में अभी तो हम स्लोडाउन नहीं देख रहे हैं। आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन, आप समय दे रहे हैं 18 स्वदेश को। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, अपने खुल के आप बात भी रख रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन मेरे को जरा ग्लोबल फ्रंट पे आपसे पता करना था, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे पास जानकारी है उसमें आपके टोटल रेवेन्यू का 26% तो विदेशों से आता है, 90 कंट्रीज में आपका काम है, और प्लांट भी अच्छे हैं और ऑर्डर साइज भी काफी अच्छा है, 20% है करीब। सर, सभी जगह से अभी काम ठीक चल रहा है या कहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है आपको अभी भी? देखिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पर वो ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस वगैरह की प्रॉब्लम है। हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है अभी भी स्ट्रांग है, और जो एक्चुअली यूरोप का हमारा बिजनेस था वो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से बल्कि पॉजिटिवली ही इम्पैक्टेड है, क्योंकि काफी जो एनर्जी सेक्टर है वो, अगर आपका जैसे हमारे प्लांट्स डेनमार्क और पोलैंड में है, ये जो लार्जर कंट्रीज है यूरोपियन जोन की, वो सब कोशिश कर रही हैं कि उनका एनर्जी बास्केट वो कैसे वाइडन करें। तो जो लोकल कंपनीज हैं उनको तो अभी थोड़ा बेनिफिट ही हो रहा है, रिसेशन चाहे हो रहा हो मैक्रो इकोनॉमिक उसमें यूरोप में, पर जो एनर्जी सेक्टर है वो अभी तक तो होल्ड ऑन कर रहा है। एक बात मार्जिन को लेके मैं बात करना चाहूंगा आपसे आशीष, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो आपकी एक आईपी रिलेटेड नॉलेज है वो भी एक बहुत बड़ा मोट होता है टेक्नोलॉजी में, वो भी बहुत बड़ा मोट होता है एक मार्जिन अर्न करने में। सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस ही एक लीवर नहीं है, क्योंकि आप काफी R&D करते हैं, नए प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इनोवेशन करते रहते हैं। मार्जिन की ट्रैजेक्टरी क्या लगती है यहां से? अगर हम अज्यूम करें कि एक रेंज में रहेंगे कमोडिटी प्राइसेस, तो क्या आप एस्पिरेशन रखते हैं अपने मार्जिन्स एक्सपैंड करने के यहां से? देखिए, अगर एक रेंज में, पहली बात मैं बताऊं, हमें
थर्मैक्स और मुझे लगता है हमारे कंपेटिटर्स भी शायद उनके अपने ही उसमें, पर हम अपनी टेक्नोलॉजी के से बहुत प्राउड हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजों में थर्मैक्स जो कर सकता है, हमें लगता है दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी काफी एप्लीकेशंस वगैरह में हम बहुत ही अच्छे हैं। पर दो स्पेसेस जिनमें हम काम करते हैं वो कंपेटिटिव स्पेसेस हैं, बहुत ही कंपेटिटिव। और अगर स्टील के दाम 20-30% जाएं, हम उतना पूरा का पूरा प्राइस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं पास कर सकते। एंड इसकी वजह से हमारे जो मार्जिन है Q1 में भी करीब 5.5-6% से इम्पैक्ट हुए हैं। एक टाइम था जो कि अप्रैल और मई का जो पीरियड था, जबकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। जून से जो स्टेबिलिटी आई है मार्केट में, उससे नंबर्स बेटर होने लगे हैं। क्लियरली हमारा जो इच्छा है कि प्राइसेस स्टेबल रहें। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो चैलेंज है, स्टेबिलिटी इवन एट हाई प्राइसेस हम हैंडल कर सकते हैं। और उस स्टेबल कमोडिटी प्राइस एनवायरनमेंट में मार्जिन्स जो कि हैं हमारे अभी 5% पीबीटी के जो मार्जिन्स हैं, 6.5% EBITDA के मार्जिन्स हैं, वो डेफिनेटली इंप्रूव होने चाहिए। एंड हमारा पूरा एम्फेसिस है कि वो इंप्रूव हो। कहां तक इंप्रूव हो, आई थिंक वो इंटरनल हमारा गोल है, पर बिफोर वी कम एंड शेयर वी नीड टू स्टार्ट डिलीवरिंग। तो फोकस अभी डिलीवरी पे। Absolutely. One last question, भंडारी जी, हमने एक देखा आपकी जो नई रिसेंट जेवीज और एक्विजिशंस है, उसमें आपने क्योंकि आप बायो सीएनजी एक बड़ी थीम बता भी रहे कि बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स को लेकर आप काफी रॉबस्ट प्लान्स है कंपनी के। सो आपने एक जेवी सेटअप किया है एवर इन्व्रो के साथ, ये कितना बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है? काफी बड़ा हो सकता है। आई थिंक अगले 6-8 महीने बहुत क्रिटिकल हैं इसके लिए, क्योंकि अभी हमारे जो पहले जो सेट ऑफ ऑर्डर्स हमें मिले हैं वो एग्जीक्यूशन फेज में है। तो उस एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट आता है उस पे हमें काफी एक्सपेक्टेशंस है। और ये जो जेवी है, जो पार्टनर है उसमें, वो पूरा एक ग्रीन ग्रोथ फंड है। एंड वो काफी प्रोजेक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं इस स्पेस में। हम उनके एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट सेटअप एंड ईपीसी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो वो डेवलप करना चाहते हैं। और वो ही नहीं, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे काफी और इंडिया की मेजर कंपनीज भी जो कि एनर्जी स्पेस में है, वो भी ये डेवलप करना चाहती हैं। आई थिंक गवर्नमेंट से भी काफी सपोर्ट है। द ओवरऑल स्पेस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। थोड़े टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस हैं विच द नेक्स्ट 6 months में आंसर होने चाहिए। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और बेहतर नंबर्स आपके आए, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। खैर इस बीच बाजार के अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ा कमजोर भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ एक अटेम्प्ट जरूर है रेंज में अपने आप को रखने की। विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए रेंज आज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। रेंज बची रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। थर्मैक्स के मैनेजमेंट के साथ साथ थर्मैक्स का चार्ट भी आप देख पा रहे थे। सुमित भी मार सकता है। सुमित, जब तक एक बार आप थर्मैक्स का चार्ट देखिए और जरा बताइए हमको अभी क्या करना चाहिए। काफी टाइम से थर्मैक्स का कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो अभी भी फ्रेश बाइंग में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा, बल्कि आज का जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 2000 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिल सकता है, अदरवाइज स्टॉक में थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आएगा यहां से। चलिए बिल्कुल शुक्रिया सुमित ये व्यू बताने के लिए थर्मैक्स पर। एक और कंपनी जिसके कल नंबर्स आए वो तो श्याम मेटालिक्स।